सुबह का समय होता है। लाली और धर्मेश दोनों प्लास्टिक का बोरा उठा लेते हैं और उसके अंदर इधर उधर से कूड़ा बीनना शुरू कर देते हैं। अरे लाली बेटी, जल्दी जल्दी कूड़ा उठा ले, नहीं तो गांव के लोग आ जाएंगे और हमें कूड़ा उठाते हुए देख हमें गांव से ही निकाल देंगे। अरे अरे पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं अपने मुंह पर चुन्नी लपेट लूंगी। लाली ऐसा कहकर सड़क पर से कूड़ा उठाना शुरू कर देती है। वहीं उसके पिता धर्मेश भी कूड़ा उठाते हैं। देखते ही देखते वो अपने बोरे के अंदर कई सारा प्लास्टिक और कूड़ा जमा कर लेते हैं। अरे लाली, जितना हुआ उतना ही काफी है, अब हम इसे बेच देते हैं। धर्मेश और लाली दोनों बाप बेटी मिलकर इकट्ठा किया हुआ कूड़ा एक कबाड़ी की दुकान पर ले जाते हैं, जहां वो प्लास्टिक और गत्ता अलग अलग छांट कर बेचना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें कबाड़ी वाला 50 रुपए दे देता है। चलो अच्छा हुआ, कुछ पैसे तो मिले, अब हम इन पैसों से तुम्हारी माँ की दवाई ले आएंगे। लाली और धर्मेश दोनों एक मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदते हैं और वापस अपने टूटे फूटे घर में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी पत्नी केसरी को दवाइयां देते हुए कहता है, केसरी ये लो दवाई खा लो, तुम दवाई खाकर जल्दी से ठीक हो जाओगी। धर्मेश के कहने पर केसरी दवाई खा लेती है। अजी, आपके पास तो दवाई लाने के बिल्कुल पैसे भी नहीं थे, फिर आप ये दवाई कहाँ से लेकर आए हो? केसरी के ऐसा पूछते ही धर्मेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी लाली कहती है, माँ, आज हमने कूड़ा बीना था, जिसके चलते हमें 50 रुपए मिले, हम उन पैसों से आपकी दवाई लेकर आए हैं माँ। ये सुनते ही केसरी रोने लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उनके दरवाजे पर गांव के लोग पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। अरे बाहर निकल धर्मेश, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में रहने की? अरे इन गंदे और दलित लोगों को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें अभी के अभी यहाँ से निकालो। जैसे ही धर्मेश लाली के साथ बाहर आता है, गांव के सभी लोग उसे गांव छोड़ने के लिए कहते हैं। आज सुबह ही गांव के एक आदमी ने तुझे और तेरी बेटी को सड़क पर कूड़ा बीनते हुए देखा है। अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता, अभी के अभी इस घर से निकल जा। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मैं ये काम नहीं करता तो मेरी पत्नी मर जाती, मुझे दवाइयों की सख्त जरूरत थी। एक दलित इंसान इस घर में नहीं रह सकता, अभी के अभी इस घर को छोड़कर चला जा। गांव के सभी लोग उन्हें वहां से निकाल देते हैं, जिसके बाद धर्मेश अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से वहां भटकने लगता है। तभी उसे एक कूड़े का खदान दिखाई देता है। देखो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें इस कूड़े के ढेर के बीचों बीच रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर धर्मेश उस कूड़े के खदान के बीचों बीच एक झोपड़ी बना लेता है। उनकी झोपड़ी के चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है। धर्मेश उस कूड़े में से कुछ प्लास्टिक निकालकर कबाड़ी की दुकान में बेच देता है, जिसके चलते थोड़े पैसे मिल जाते हैं और वो खाने का कुछ सामान लेके आता है। लाली, लाली इसे बना ले। लाली फौरन चारों तरफ से थोड़ा बहुत साफ करती है और एक चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाना शुरू कर देती है। खाना बनने के बाद सभी लोग वहीं बैठकर खाना खाते हैं। तभी वहां पर एक गाय कूड़ा कचरा खाते खाते वहां पहुंच जाती है। हे भगवान, जरा देखिए, वो बेचारी गाय भूखी प्यासी कूड़ा कचरा खा रही है, हमें अपने अपने हिस्से से थोड़ा बहुत खाना उसे भी दे देना। केसरी की बात मानकर धर्मेश अपने हिस्से का सारा खाना उस बेचारी गाय को दे देता है, जिसके बाद वो गाय खाना खाने के अचानक से देवी के रूप में बदल जाती है। मैं एक देवी हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आई थी। तुम लोग बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। आज के बाद तुम लोग कभी गरीब नहीं रहोगे। तुम्हारी ये झोपड़ी आज से मामूली झोपड़ी नहीं, बल्कि एक जादुई झोपड़ी होगी। जो तुम इससे मांगोगे तुम्हें वो सब मिल जाएगा। ऐसा कहने के बाद देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। क्या सच में अब हमारी ये झोपड़ी मामूली सी झोपड़ी नहीं बल्कि जादू झोपड़ी है? अगर मैं इससे ढेर सारा पैसा मांगूंगी तो क्या ये झोपड़ी हमें दे देगी? लाली के इतना कहते ही झोपड़ी के अंदर से कई सारे पैसे निकल आते हैं, जिन्हें देखकर लाली, धर्मेश और केसरी हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, देवी माँ का ये वरदान सच हो गया। ये झोपड़ी आज के जादू की झोपड़ी बन गई। धर्मेश पैसों से अपने लिए एक मकान बनाता है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहने लगता है। एक दिन उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। वो जादुई झोपड़ी के पास जाता है। ए जादुई झोपड़ी, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें ढेर सारा खाना दे दो ताकि हम उस खाने को खा सकें और गरीबों में बांट सकें। धर्मेश के इतना कहते ही जादुई झोपड़ी के अंदर से ढेर सारा खाना निकलकर प्रकट हो जाता है, जिसके बाद धर्मेश उस खाने को ले जाता है और अपनी पत्नी और अपनी बेटी लाली को खिलाता है। बचा हुआ खाना वो मंदिर के बाहर कुछ गरीब लोगों में बांट देता है। अरे भगवान तुम्हारा भला करे, अरे तुम सदा ऐसे ही लोगों की मदद करते रहो।
आज तुमने कई गरीबों को खाना खिलाकर बहुत अच्छा काम किया है। भगवान तुम्हारा संसार ऐसे ही सुखी रखे। लोगों की दुआ लेकर धर्मेश वापस अपने घर आ जाता है, जिसके बाद उसकी सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। एक दिन उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस कचरे वाली जमीन को ही खरीद लूं, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। ऐसा सोचकर धर्मेश अपनी जादुई झोपड़ी के पास जाता है और कहता है, मुझे ये कचरे की जमीन खरीदनी है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। क्या जादुई झोपड़ी मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिल सकते हैं? धर्मेश के इतना कहते ही जादुई झोपड़ी के अंदर से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलकर सामने प्रकट हो जाते हैं, जिसके बाद धर्मेश उन सभी सोने के सिक्कों को लेकर गांव के मुखिया के पास जाता है और उससे कहता है, मुखिया जी, आपने मुझे इस गांव से तो निकाल दिया, लेकिन मैं इस गांव के कचरे वाली जमीन को खरीदना चाहता हूं और उस जमीन की मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार हूं। ऐसा कहकर धर्मेश ढेर सारे सोने के सिक्के मुखिया के सामने रख देता है, जिसके बाद मुखिया का मुंह बंद हो जाता है और वो तुरंत जमीन धर्मेश के नाम कर देता है और वापस अपने घर आ जाता है। पिताजी, ये आपके हाथों में किस चीज के पेपर है? बिटिया, मेरे हाथ में ये उस जमीन के पेपर है जिस जमीन पर हमारी जादुई झोपड़ी है। आज के बाद हमारी जादुई झोपड़ी को कोई खराब नहीं कर सकता। हम जब चाहें उससे कुछ भी ले सकते हैं। ये सुनने के बाद लाली बहुत खुश होती है, जिसके बाद धर्मेश कूड़े कचरे का बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर देता है और कूड़े कचरे को रिसाइकिल करके बहुत पैसा कमाता है, जिसके चलते वो बहुत अमीर हो जाता है। अब उस गांव में कोई भी कूड़ा कचरा बेचता या कूड़े कचरे का काम करता तो गांव वाले उसे बाहर नहीं निकालते, क्योंकि गांव वाले समझ जाते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ काम करने की अच्छी लगन होनी चाहिए। इंसान हर काम में अपनी तरक्की कर सकता है। अरे ओ नाश मरी कल्लो माई, बंद करिए खटर पटर। जब देखो सारा दिन सिलाई मशीन पर हाथ जमाए रहती है। घर का काम क्या तेरी मरी हुई माँ करेगी? माँ, बस मुझे थोड़ी देर दे दो। आज रमा मौसी की बेटी की शादी है, बस उसका लहंगा सिलने ही वाली हूँ, फिर मैं झटपट से सब कुछ कर दूंगी। मैंने एक बार बोल दिया ना, तो बस अपना ये लहंगा लाचा बाद में सिलती रही हो। पहले सारा काम कर, वरना तुझे तेरे इसी सिलाई मशीन के साथ घर से बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। ये कहानी है शोभेपुर की। मालती की 2 बेटियां थी, जहां सौतेली बेटी लतिका बेहद ही सांवली थी, वहीं अरवी बहुत ही सुंदर थी। अपनी सौतेली माँ मालती की धमकी से लाचार होकर लतिका काम करने लगती है। कुछ देर बाद, माँ, मैंने सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है। अरे तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया है तूने? नाश पीटी, अब मेरे सर पर क्या खड़ी है? जा यहाँ से। फिर लतिका लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। तभी दरवाजे पर खड़ी रमा खटखटा कर कहती है, अरे लतिका बेटी, अंदर है क्या? हाँ, अंदर ही हूँ। आ जाओ रमा मौसी, लहंगा तैयार हो गया है क्या? हाँ मौसी, ये रहा लहंगा। अरे वाह लतिका, कितना सुंदर लहंगा सिला है तूने, इतनी बारीक बनावट और तुरपाई भी एकदम महीन। ये ले, तेरा मेहनताना 1000 रुपए। मगर मौसी, ये तो ज्यादा है। तेरे हाथों के हुनर के आगे ये 1000 रुपए भी कम है। लतिका, बस मैं तो भगवान से यही मन्नत मांगती हूँ कि वो दिन जल्दी आए जब तू अपनी शादी का लहंगा सिले। पूरे 20 बरस की हो चली है तू। आज अगर तेरी अपनी माँ जिंदा होती तो तेरे हाथ कब के पीले हो चुके होते। रमा के जाते ही मालती लतिका के पैसे छीनते हुए कहती है, ला दे ये पैसे मुझे। नहीं माँ, ये पैसे आंखें फोड़ फोड़ कर कमाए हैं मैंने। लहंगों का एक बड़ा बुटीक खोलना चाहती हूँ, मेरे पैसे मत लीजिए। जानती हो माँ, ये काली चुड़ैल रमा मौसी से हम माँ बेटी की बुराई कर रही थी, वो तो मैंने इसकी बातें सुन ली। क्यों रे कोयला खदान, क्या खुसर खुसर कर रही थी तू रमा से? 4 पैसे क्या कमाने लगी है? तेरे तो तेवर ही बदल गए। आज तू सारा दिन सारी रात इस सर्दी में बाहर ही सड़ेगी, तब भी तेरी अकल ठिकाने आएगी। नहीं माँ, मुझे घर से मत निकालो। मालती अपनी सौतेली बेटी को बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है और काफी देर के इंतजार के बाद लतिका रोते बिलखते हुए जंगल में आ जाती है, जहाँ संध्या और सुमन नाम की 2 औरत लकड़ियाँ काटती हुई आपस में बात कर रही थी। इस कड़कती ठंड में हाथ तो जैसे जम ही गए हैं, लकड़ियाँ भी नहीं काटी जा रही। काश कि कुछ ऐसा होता जिससे हमारी गरीबी मिट जाती। सुना है जहाँ से जंगल खत्म होता है वहाँ एक जादुई लहंगों की दुनिया है। वो दुनिया एक दरवाजे से शुरू होती है। ये सुनकर लतिका की सूनी आंखों में एक आस झिलमिलाने लगती है और वो पल भर सोच विचार करके वहाँ निकल पड़ती है। काफी दूर चलने के बाद उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। ये कैसा दरवाजा है जिसका ढांचा लहंगे से बना है?
मुझे सोचने में वक्त नहीं गंवाना चाहिए। अब तो इस दरवाजे के पार जाकर ही पता चलेगा कि सच क्या है। जैसे ही लतिका लहंगे से बना दरवाजा खोलती है तो उसे सीढ़ी दिखाई देती है। फिर जैसे ही वो नीचे उतरती है तो लहंगे की दुनिया का नजारा देखकर दंग रह जाती है। पेड़ों के डाल पर कई सारे रंग बिरंगे लहंगे लटके हुए चमचमा रहे होते हैं। उन पेड़ों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तुम सब रो क्यों रहे हो? हम सभी इन जादुई लहंगों के लदे बोझ से थक गए हैं। क्या हमें हल्का कर दोगी? हाँ जरूर, मैं तुम्हें बोझ से निजात जरूर दिलाऊंगी। लतिका पेड़ की डालियों को जोर जोर से हिलाने लगती है, जिससे सारे जादुई लहंगे नीचे गिर जाते हैं। तभी पेड़ कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। ये जादुई लहंगे लेकर आगे बढ़ जाओ, वहां इसकी जरूरत होगी। जल्दी जाओ, कहीं देर ना हो जाए। लतिका लहंगे लेकर आगे बढ़ जाती है, जहाँ कई सारी काली लड़कियां खड़ी थी। उनकी आंखों में एक बड़ी बेचैनी थी। सुनो, तुम सभी परेशान क्यों हो? मेरा नाम जिनी है। हम जादुई लहंगे के इंतजार में खड़ी हैं। इससे ही हमारा काला रंग मिटेगा। अरे ये तो वही जादुई लहंगा है। क्या तुम इसे दोगी? बेझिझक ये लहंगे तुम रख लो। तुम्हारा शुक्रिया सहेली। इसके बाद लतिका आगे बढ़ जाती है, जहां उसे जादुई लहंगे से बना बड़ा ही आलीशान घर दिखता है। उसकी रंग बिरंगी चमक चारों ओर बिखरी हुई थी, जैसे कोई टूटता हुआ तारा हो। और वो जादुई पेड़ उस घर के सामने तने खड़े थे। साथ ही उस जादुई लहंगे घर के बाहर खड़ी वो सजी धजी दुल्हन उसका स्वागत करती है। आओ लतिका, जादुई लहंगा लोक में बना ये घर तुम्हारा स्वागत कर रहा है। आज से ये जादुई लहंगा घर तुम्हारा है। ये तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगी। जादुई लहंगा घर को देखकर लतिका की आंखों में खुशी के आंसू फूट पड़ते हैं और वो बोलती है, अभी नहीं, मुझे मेरे घर जाना होगा। वहां मेरी माँ और पिताजी से जुड़ी कुछ यादें हैं जो मेरे लिए मूंगों से भी बढ़कर हैं। मैं उन्हें लेकर जल्दी लौटूंगी। हम तुम्हारा रास्ता देखेंगे लतिका। इसके बाद लतिका जादुई लहंगा घर और लहंगा लोक से निकलकर अपने घर की ओर बढ़ने लगती है, जहां बाहर खड़ी उसकी सौतेली बहन उसे देखकर गुस्से से गरजती हुई कहती है, माँ जल्दी आओ। माँ देखो, लतिका लौट आई है। क्यों री, मेरी काली बहन कहाँ थी अब तक? आज माँ तेरी अच्छे से हिसाब लेगी। लतिका बिना अपनी बहन को कोई जवाब दिए भीतर आकर अपने सामान की गठरी बांधने लगती है, जिसे देखकर मालती कहती है, अरे ओ चाट चोरनी, क्या भर रही है इस गठरी में? माँ, मैं इस घर से जा रही हूँ। मुझे रहने का घर मिल गया है। जाने दो माँ, कम से कम मेरी सौतेली सावली बहन के जाने से हमारा घर अंधेर नगरी से बाहर तो आएगा। लतिका वहां से जाने लगती है। तभी आरवी उसे कहती है, अरे ओ मेरी सावली सौतेली बहन, इतना तो बताती जा कि तू जा कहाँ रही है। जादुई लहंगे लोग में बसे लहंगे घर में रहने। अब मुझे इस घुटन भरे घर में रहने की जरूरत नहीं। लतिका जैसे ही जंगल की ओर बढ़ती है, मालती फुसफुसाकर कहती है, अरे मेरी बेल बुद्धि बेटी, खड़ी क्या है? इसका पीछा कर और जादुई लहंगे घर का पता लगा। अपनी माँ की बात सुनकर आरवी अपनी सौतेली बहन का पीछा करने लगती है और जादुई लहंगा दरवाजा देखकर बड़ी बड़ी आंखें करके बोलती है, ये कैसा अनोखा दरवाजा है जो लकड़ी की जगह लहंगों से बना है। खैर मुझे क्या, मुझे तो बस ये जादुई लहंगा घर चाहिए। ये बोलकर सौतेली सुंदर बहन लालच को लिए जादुई लहंगे की दुनिया में आती है, जहाँ लहंगों से लदा पेड़ उसकी ओर झुककर कहता है, जरा सुनो, मेरे तने इन लहंगे के बोझ तले दब गए हैं, मुझे इससे हल्का कर दो। मैं यहाँ अपने मतलब से आई हूँ, तुम्हारी मदद करने नहीं। पागल पेड़ कहीं का। इतने के बाद सौतेली सुंदर बहन नाक सिकोड़कर बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ती है, जहाँ वही काली लड़कियां खड़ी थी। जरा रुको, क्या तुम हमारे लहंगे लेकर नहीं आई? मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो तुम्हारे लिए लहंगे लेकर आऊंगी? पता नहीं इस लहंगे लोक में ये काली लड़कियां क्या कर रही है। हाँ, हटो मेरे रास्ते से। लालची आरवी उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ जाती है, जहाँ खड़ा जादुई लहंगा घर भोर के तारे की तरह टिमटिमा रहा था। जैसे ही वो भागती हुई घर में घुसने की कोशिश करती है, सूखे रास्ते दलदल की किच में बदल कर उसे दरवाजे की ओर धकेलने लगते हैं। कोई मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालो। लतिका, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती मेरी बहन। बुरे लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। जादुई लहंगा लोग कीचड़ में सनी हुई आरवी को दरवाजे से बाहर फेंक देता है। आरवी को यूं देखकर उसकी माँ कहती है, अरे ये दिन दहाड़े चुड़ैल कहाँ से चली आई? माँ, ये मैं हूँ, आपकी आरवी। अरे तू उस कल्लो माई के जैसे कैसे बदल गई? आरवी रोते हुए अपनी माँ को सारा वाक्य बताती है। देखो माँ,
आपका लालच मुझे ले डूबा। लहंगा घर तो मिला नहीं, बल्कि मैंने अपनी खूबसूरती हमेशा की खातिर खो दी। मेरी सौतेली सावली बहन उस जादुई लहंगे घर में जन्नत की जिंदगी जी रही है। उस दिन के बाद से लतिका की सौतेली सुंदर बहन को अपने बदसूरत शक्ल के साथ ही जीना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अच्छी दिल की होने के कारण लतिका जादुई लहंगा घर की वारिस बन जाती है।